हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात करते हैं ब्लॉक नंबर 3 के यूनिट नंबर 8 के बारे में, यानी कि इस सीरीज का आखिरी चैप्टर जिसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो पर जाके वो वाली वीडियो देख लेना और हमेशा किसी भी सीरीज की हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 8 यानी कि एफिशिएंसी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर 8 क्या था? एफिशिएंसी इन कॉम्पिटिटिव मार्केट की कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एफिशिएंसी कैसे लेके आई जा सके। आज हम उसी के ऊपर एक और कंसेप्ट देखेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। हम सबको पता है कि भाई एक प्रोड्यूसर हो चाहे एक कंज्यूमर हो, जब भी वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उन्हें एफिशिएंसी चाहिए। एक कंज्यूमर हमेशा ये सोचता है कि कम से कम इनकम के अंदर, कम से कम रिसोर्सेज के अंदर बेटर से बेटर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी ढूंढी जाए, यानी कि उसे मिल पाए। और एक प्रोड्यूसर चाहता है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। दोनों को एफिशिएंसी चाहिए क्योंकि बिना एफिशिएंसी के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर एक कंज्यूमर रैशनल तरीके से एक्ट नहीं करेगा, वो फिजूल खर्चे करेगा या फिर अननेसेसरी के चीजों पे एक्सपेंडिचर करेगा जहां से उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट तरीके से अपने इनकम को, अपने रिसोर्स को स्पेंड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक नहीं पहुंच सकता। सेम ऐसे ही अगर एक प्रोड्यूसर बिना सोचे समझे बिजनेस करे, बिना तरीके को समझे इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं पे भी और वहां से फिर रिटर्न जनरेट नहीं किए जा सकते। इसका मतलब एक प्रोड्यूसर को भी सोच समझ के अपने रिसोर्स यूज करने होते हैं ताकि एफिशिएंट वे से यूज करने पे उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो पाए। तो इसलिए एफिशिएंसी का कंसेप्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मेन खेल होता है स्कैरसिटी का। क्योंकि अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो प्रोड्यूसर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अंधा पैसा हो किसी के पास, है ना, क्योंकि भाई अमाउंट जो है ना वो सबके पास ही लिमिटेड है। बैंक अकाउंट में एक लिमिटेड नंबर में अमाउंट शो होता है या फिर इन्वेस्टमेंट भी एक लिमिटेड नंबर में शो होता है। कहीं ये तो लिखा नहीं होता कि भाई ये आपका अकाउंट बैलेंस है, पीछे होता है डॉट डॉट डॉट, जितना मर्जी निकाल सकते हो, ऐसा तो नहीं होता। चाहे वो हमारे अंबानी जी हों, अडानी जी हों, टाटाज हों, सबके पास तो है ना पैसा लिमिटेड ही है, रिसोर्सेज लिमिटेड ही है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करने पे ही एक प्रोड्यूसर अच्छे से प्रॉफिट कमा सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है और ग्रोथ कर सकता है। सेम ऐसे ही कंज्यूमर भी अपने बजट को, अपने इनकम को इस तरीके से खर्च करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट बोल रहा हूँ, उसका काम क्या होता है, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना। तो इसीलिए वो भी एफिशिएंट तरीके से, कंज्यूमर भी एफिशिएंट तरीके से ही पैसे को खर्च करता है, फिर स्पेंड करता है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं होती तो शायद आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ भी नहीं रहे होते। Efficiency is concerned with optimal allocation of resources among the different economic agent। तो efficiency का मतलब ये होता है कि भाई optimal allocation की allocation जो भी हम करें रिसोर्स का, एक कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाए कि वहां से सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो और एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करे कि वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम किया जा सके। डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स अ सिचुएशन कैन बी कॉल्ड इकोनॉमिकली एफिशिएंट। ऐसी जो इकोनॉमिकली एफिशिएंट बोल सकते हैं if and only if no one can be made better off without making someone else worse। मतलब जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि हर एक पर्सन अपने आप का बेटर कर रहा है बिना किसी चीज का बुरा किए हुए। लेकिन हम सब जानते हैं, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पेरेटो एफिशिएंसी। वहाँ मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी ना कि पेरेटो एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी पर्सन, ठीक है, एक कंज्यूमर हो चाहे एक प्रोड्यूसर, अगर वो बेनिफिट अर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से किसी ना किसी चीज़ को नुकसान वहाँ पे हो रहा है। जब भी एक प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करता है या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करता है तो उसका नुकसान कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। और जब भी प्रोड्यूसर में कंपटीशन हो तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलता है। यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड है। अगर प्रोड्यूसर बेनिफिट कमा रहा है तो नुकसान कंज्यूमर का होगा, कंज्यूमर बेनिफिट कमा रहे हैं तो नुकसान प्रोड्यूसर का होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हम एब्सोल्यूट टर्म से बात करें तो हम कोशिश करते हैं इकोनॉमिकली कि एक इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एजेंट है, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे
चाहे वो कंज्यूमर है, वो इस तरीके से पैसा अर्न करे जिससे किसी और का नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो एक चीज यहाँ पे बोली गई है, better off without making someone else worse. This is referred to as Pareto efficient optimal condition. इसको बोलते हैं Pareto efficient या optimal condition. An efficient condition could also be said to result when it becomes impossible to generate additional output unless amounts of factor employed are increased. अब एक बात और लिखी है, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है तो वो बिना इनपुट्स को बढ़ाए, नया इनपुट बिना लगाए वो आउटपुट जनरेट ज़्यादा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने हैं, तो उसे नए इनपुट्स डालने होंगे, उसके बिना वो आउटपुट ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, टू सेट स्टेज फॉर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। जब भी हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी की इन अ जनरल इक्विलिब्रियम, एक जनरल इक्विलिब्रियम केस में, फ्रेमवर्क के केस में, अडॉप्टिंग द फॉलोइंग 3 एसेंशियल असम्पशंस। तो यहाँ पे हम 3 एसेंशियल असम्पशंस मान के चलते हैं दैट विल सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस। नॉनदलेस द रिजल्ट्स आर स्टिल एप्लीकेबल इन जनरल केस। अब फर्स्ट समझते हैं 3 कंडीशंस है मेन। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स operate in competitive markets implying all agents are and price takers and achieve equilibrium given the prices। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही कॉम्पिटिटिव जो मार्केट्स है वहाँ पे काम करेंगे। इम्प्लाइंग ऑल एजेंट्स, जो सारे एजेंट है वो प्राइस टेकर है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे थे प्रीवियस टॉपिक में तो हमने समझाया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, बट जो फर्म्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस टेकर होते हैं सिर्फ। एंड अचीव इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं इक्विलिब्रियम को गिवन द प्राइसेस, गिवन प्राइसेस पे। सेकंड क्या है, देयर आर ओनली 2 गुड्स विच आर प्रोड्यूस। यहाँ पे एक बात और जो है वो क्या कि सिर्फ मात्र 2 गुड्स प्रोड्यूस होंगे यूजिंग ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो भी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए। तीसरा पॉइंट, देयर आर 2 कंज्यूमर्स, 2 ही कंज्यूमर्स हैं विच एंडोड विद अ सर्टेन क्वांटिटी, जो कुछ क्वांटिटी लेते हैं ऑफ द 2 गुड्स विच दे विल ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, और वो उसे ट्रेड करते हैं। तो ये तो हो गई सारी की सारी बात एक जनरल केस की इक्विलिब्रियम के लिए। अब समझते हैं फिर से पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी आपको समझा चुका था, जहाँ पे हमने ये बात करी थी कि जब तक किसी एक का नुकसान नहीं होगा तब तक किसी दूसरे का बेनिफिट नहीं हो सकता। चलिए हम देखते भी हैं कि प्रोड्यूसर आज देखो आप कि कितना बेकार तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। ग्रीन हाउस एमिशंस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन सब होता है सिर्फ इन इंडस्ट्रीज की वजह से। यानी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ किस चीज के बेस पे हो रही है, बेनिफिट मिल रहा है कुछ लोगों को, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। यानी कि बिना कुछ बुरा किए अच्छा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जब भी हम देखते हैं एक प्रोड्यूसर जब अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करता है, तो भाई कंज्यूमर को तो नुकसान हो ही रहा है, कंज्यूमर की जेब से ज़्यादा पैसा जा रहा है, और प्रोड्यूसर जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं और रिच होते जा रहे हैं। और यही एक फ़र्क है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट, ये एक ऐसा इकोनॉमिक अरेंजमेंट है वेयर रिसोर्सेज एलोकेटेड इन सच अ वे, जहां पे रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है दैट देयर एग्जिस्ट नो अल्टरनेटिव फीजिबल। यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव फीजिबल रिसोर्स आपको नहीं मिलेगा, रिसोर्स एलोकेशन विच मेक वन पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। मतलब जहां पे एक पर्सन बेटर नहीं कर सकता, खुद का अच्छा नहीं कर सकता बिना किसी का बुरा किए हुए इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यही सब होता भी है। कहीं ना कहीं हम इस बुरे को एक्सपेंडिचर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किसी एक का इनकम, ठीक है, किसी दूसरे के लिए क्या बनता है, एक्सपेंडिचर जरूर बनता है। वही चीज यहाँ पे है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट गिवन अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव एलोकेशंस, तो अब हम यहाँ पे अल्टरनेटिव एलोकेशंस लेंगे ऑफ रिसोर्सेज इफ अ चेंज फ्रॉम वन एलोकेशन, की अगर हम एक एलोकेशन में से कुछ बदलाव करते हैं टू अनदर कैन मेक एटलीस्ट वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी अदर इंडिविजुअल वर्स ऑफ। यानी कि यहाँ पे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम बेटर ऑफ जरूर करेंगे, मतलब हम किसी एक
पर्सन के लिए अच्छा काम करेंगे पर बिना किसी का बुरा किए हुए। इट इज रेफर टू पेरेटो इंप्रूवमेंट, की जो भी पेरेटो ने बात हो रही थी, अच्छा सॉरी यहाँ पे पी कैपिटल करें ना, जो कि एक नाम है और नाम हम सबको पता है इंग्लिश में प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, तो वो एज पेरेटो इंप्रूवमेंट। कंसिक्वेंटली एन एलोकेशन विल बी पेरेटो ऑप्टिमल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेटो ऑप्टिमल व्हेन नो फर्दर पेरेटो इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड, जहाँ पे कोई भी पेरेटो इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने की कोशिश की बिना किसी का बुरा किए हुए। मतलब एक कंज्यूमर बिना किसी का हार्म किए हुए कंजप्शन कर रहा है, एक प्रोड्यूसर बिना किसी का नुकसान किए हुए प्रोडक्शन कर रहा है, और ऐसे ही बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में ग्रो भी करते हैं। आप देखना, जब भी कोई बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत बुरा होता है तो सोसाइटी कहीं ना कहीं उस बिजनेस को बॉयकॉट करती है ताकि उस चीज का प्रोडक्शन रोका जा सके और धीरे धीरे वो कंपनी क्या हो जाए, बंद हो जाए, जिससे सोशल लेवल पे समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। आजकल देखो आप, जैसे पहले ग्रीन हाउस एमिशंस यानी कि ऐसे CO2 वाले जो CO2 रिलीज होता था, ऐसे गैसेस यूज करते पहले कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। अब थोड़ा सा ना जो है ना ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रीन एनर्जी को यूज करना चालू कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट कम से कम नुकसान हो, क्योंकि ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है जब इन्वायरमेंट बचेगा ही नहीं। तो भाई क्या करोगे ग्रोथ को लेके, जब लोग ही नहीं बचेंगे, लोग बच ही नहीं पाएंगे ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं ऐसे इन्वायरमेंट ऐसे ग्रोथ का, क्योंकि ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती है। और जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना सस्टेनेबल ग्रोथ का, उसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ इस तरीके से करो कि उससे किसी का नुकसान ना हो और आने वाली जनरेशन को भी उस ग्रोथ का बेनिफिट देखने को मिल सके। लेकिन हालात ऐसे हो गए हम आज के टाइम में कि आने वाली जनरेशन का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा इस अर्थ में, अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो। इसी तरीके से पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, लगातार बनता रहेगा। तो अब बात करते हैं एजवर्थ-बॉक्स एंड पेरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंट एलोकेशन। वैसे ये इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक है, इसको काफी डीप में स्टडी करेंगे हम कि एजवर्थ-बॉक्स क्या होता है एंड पेरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंट एलोकेशंस क्या होते हैं। तो इसमें हम ना यहाँ पे एक तरह से दो कंज्यूमर्स को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, दो कंज्यूमर कौन से कंपेयर कर रहे हैं, आईसी कर्व के अकॉर्डिंग। वो भी यहाँ पे सारे वो कॉम्बिनेशंस होंगे जो एक कंज्यूमर के लिए फीजिबल हो, फीजिबल यानी कि अटेनेबल हो, जो कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बाय कर सकता है ना। अटेनेबल का मतलब यही होता है कि भाई उसे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, वो अपनी इनकम के अंदर अंदर खर्च कर रहा है। तो इट इज पावरफुल ग्राफिकल टूल। ये कैसा पावरफुल ग्राफिकल टूल है इन जनरल इक्विलिब्रियम, एक जनरल इक्विलिब्रियम केस में एनालिसिस टू स्टडी द गुड्स ट्रेड। यहाँ पे हम गुड्स ट्रेड की बात करते हैं इन द मार्केट फॉर अटेनिंग एफिशिएंसी, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू एजेंट्स इन द मार्केट, जहाँ पे हम दो एजेंट्स, वो भी एक ही मार्केट के, उनको एक छत के नीचे अंडर वन रूफ लाने की कोशिश करते हैं। इट मर्जेस देयर इंडिफरेंस मैप, उनके इंडिफरेंस मैप को मर्ज करके बाय इन्वर्टिंग वन ऑफ द एजेंट्स आईसीज। अब ये देखो, ये हमारे पास है एक एजवर्थ-बॉक्स जहाँ पे अलग आईसी बने हुए हैं, IC1A, IC2A, IC3A, IC4B जो इन्वर्टेड है, ये देखो ये भी इन्वर्टेड है, ठीक है, बी वाले सारे। हाँ, तो यहाँ पे हम दो कंज्यूमर्स को एक साथ लेके आने की कोशिश करते हैं, और ये सारे रीजन जो भी इनके ऊपर पॉइंट आएंगे, आईसी के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे, हम सब जानते हैं। एक तो आईसी का काम क्या होता, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल समझाया था, जब हम लोग कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमें समझाया था कि मैंने आईसी जो है ना, वो कहीं ना कहीं अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है ऐसे गुड्स के जहाँ पे कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंट हो जाता है कि मैं कौन सी कॉम्बिनेशंस कंज्यूम करूं, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही आईसी कर्व इस केस में भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसके डिफरेंट केस, इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंस वो हम समझेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं होगा, अब जो है ना इस चैप्टर का असली पार्ट आएगा आने वाले टॉपिक्स में, क्योंकि हम यहाँ पे ना अब बात करेंगे कुछ टेक्निकल चीज़ों की, टेक्निकल ग्राफ्स की और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के ऊपर, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब इसको जो उतार लिया, नोट्स के लिए अपने समय पर जाकर नोट्स भी ले सकते हैं, अब उतार लो जिसको जो उतारना है।